नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सीतारामडेरा थाना अंतर्गत 2020 में हुई गैंगवार की घटना में फरार मुख्य अपराधकर्मी सुधीर दुबे को जमशेदपुर पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 30 अप्रैल 2020 में सीतारामडेरा थाना क्षेत्र के नीतीबाग कॉलोनी के समीप गैंगवार की घटना घटित हुई, जिसमें अखिलेश सिंह गुट और सुधीर दुबे गुट के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसके बाद अपराधकर्मी सुधीर दुबे और अखिलेश सिंह गिरोह के हरि सिंह फरार थे। वैसे पुलिस ने उस कांड में दोनों गिरोह से 34 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन सुधीर दुबे और हरि सिंह दोनों पुलिस की पकड़ से बाहर थे। इधर पुलिस भी लगातार इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए अपने मुखबिर और तकनीकी सेल के माध्यम से जुटी रही, जिसमें सुधीर दुबे को गिरफ्तार करने में जमशेदपुर पुलिस को सफलता मिली। बीते दिन सुधीर दुबे के पंजाब में रहने की सूचना मिलने पर वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एक टीम गठित कर पंजाब के लिए रवाना हुई, जहां पंजाब पुलिस के सहयोग से संगरूर जिले से अपराधकर्मी सुधीर दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां से कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शनिवार को जमशेदपुर लेकर पहुंची, जहां अपराधकर्मी सुधीर दुबे से घटना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह जानकारी जिले के सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बिष्टुपुर थाना परिसर के सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को जानकारी दी। इस दौरान टीम में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तारी से संबंधित विस्तार से जानकारी दी। अभी प्रारंभिक तौर पर मुझे बता रहा है, इनका गैंग राइवलरी को लेकर बता रहा है कि गैंग राइवलरी में जब एक गैंग का प्रभुत्व कम होने लगा या एक गैंग का कद बढ़ने लगा, तो उसी को लेकर इनमें पहले बहस हुई थी, लड़ाई हुई फेसबुक के माध्यम से, और उसके बाद ये घटना के बारे में हम लोगों ने प्लान किया और मतलब एक तरीके से देखते हैं कि फरिया लेंगे, एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया कि फरिया लेंगे टाइप। आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसका क्या मतलब, वो लोकल स्लैंग है, वो एक ट्रिगर पॉइंट है। उसके बाद ये घटना 2020 को सीतारामडेरा थाना अंतर्गत गैंगवार की घटना घटी थी। इसमें पूर्व थाना प्रभारी द्वारा गिरफ्तारी के उपरांत मेरे द्वारा 2 अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अन्य एक बचे हुए हैं जिनकी विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले तो इसको जितने भी कांड है उस समय कांड का पता कर इसमें रिमांड की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद इनको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस रिमांड पर लेने के बाद जो भी क्या क्या और भी अनुसंधान में मिल सकता है उसके आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और ये है कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल हैं और कौन कौन बचे हुए हैं, उसे गिरफ्तारी के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करें। इसका ये घटना है, उस समय मैं थाना प्रभारी सीतारामडेरा था। गैंगवार कांड से संबंधित घटना है। हमारे द्वारा दोनों काउंटर केस में जो आज की गिरफ्तारी है, इनको लेके कुल 34 अपराधकर्मी को पकड़ के जेल भेजा गया, जो काफ़ी प्रोफेशनल गिरोह है। इनके द्वारा शहर में या शहर के अगल बगल आपराधिक घटना और रंगदारी आदि के माध्यम से जो संपत्ति अर्जित की गई है, उनके स्रोतों का भी पता कर उसके लिए भी बहुत सुनियोजित और प्रोफेशनल ढंग से वो कार्रवाई की जा रही है और बहुत हद तक सफलता भी मिली है। अखिलेश सिंह और सुधीर दुबे ये 2 गिरोह हैं। अखिलेश सिंह का ही एक गिरोह था पहले, सुधीर दुबे उसी का सदस्य था, अभी ये उससे अलग हो गया। नशे के कारोबारियों के खिलाफ जुगसलाई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गांजा, नशे की दवाइयां और व्हाइटनर के साथ एक महिला के साथ 2 पुरुष को किया गया गिरफ्तार। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जुगसलाई थाना अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी में कुछ लोग अवैध रूप से गांजा नशीली पदार्थ की बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलते ही सिटी एसपी के निर्देश पर विधि व्यवस्था डीएसपी फैज अकरम के नेतृत्व में थाना प्रभारी ने छापेमारी दल का गठन कर रंगे हाथ मोहम्मद नौशाद, अमजद अली, शमीमा बेगम को गिरफ्तार किया। मोहम्मद नौशाद के पास से 240 ग्राम गांजा, शमीमा बेगम के पास से 246 ग्राम गांजा और अमजद अली के पास से 49 ग्राम गांजा, 33 पीस व्हाइटनर, एंटन के 7 गोलियां बरामद की गई। इस संबंध में जुगसलाई थाना प्रभारी तरुण कुमार ने बताया कि जुगसलाई अपराधियों में मोहम्मद नौशाद और शमीमा बेगम पूर्व में भी गांजा बिक्री मामले में जेल जा चुके हैं। पुलिस ने बताया जेल से बेल पर 6 महीना पहले ही छूटे और इस धंधे में संलिप्त हो गए। उन्होंने बताया लगातार नशे के कारोबारियों के खिलाफ नकेल कसा जा रहा है। ऐसे अपराधियों को स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी, जो जेल से आने के बाद भी ऐसे धंधे में संलिप्त है। इसी कड़ी में कल गुप्त सूचना मिली कि जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी में कुछ लोग अवैध रूप से गांजा, व्हाइटनर, टेन, एक नशीली जो दवा होती है उसका टैबलेट वगैरह बेच रहे हैं। इस सूचना को
की सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय नगर के निर्देश पर एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था श्री फैज अकरम जी, मेरे अलावा जुगसलाई थाना में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सभी को लेकर के टीम के द्वारा जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी में छापामारी की और वहाँ पे रंगे हाथ मोहम्मद नौसाद, समीमा बेगम और अमजद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 लोगों के पास से, एक के पास से मोहम्मद नौसाद के पास से 240 ग्राम गांजा अलग अलग करीब 80 पुड़िया में, समीमा बेगम के पास से 2 पॉलीथीन में 246 ग्राम गांजा और अमजद अली के पास से एक 7 बड़ा पुड़िया में करीब 89 ग्राम गांजा। इसके अलावा 33 पीस वाइटनर और जो सूंघ करके उस नशे का सेवन जिससे करते हैं और नाइट्रोसन 10 mg की 7 टैबलेट बरामद की। पति ने विवाहिता को जब घर से बेघर किया तो दोस्त बनकर पहुंचे युवक ने महिला को सहारा दिया, परंतु महिला को क्या पता था कि सहारा देने वाला युवक भी शोषण कर उसे बेसहारा बना देगा। ऐसा ही एक मामला महिला थाना धनबाद में दर्ज हुआ है। धनबाद शहर के धनसार थाना क्षेत्र की बुधा की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि लगातार 8 वर्षों तक लिव इन रिलेशन में रहने के बाद अब उसका पुरुष दोस्त उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। शनिवार को महिला थाना पहुंची विवाहिता ने बताया कि लगातार 8 वर्षों तक जबरन दबाव बनाकर आरोपी युवक राहुल कुमार ने उसके साथ यौन संबंध बनाया। शादी की बात करने पर आरोपी युवक राहुल कुमार ने उसे जबरन जहर खिलाकर जान से मारने का प्रयास किया है, वहीं उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। इस बाबत पीड़िता का कहना है कि धनबाद पॉलिटेक्निक में कुछ वर्षों पहले पढ़ाई करने आए राहुल कुमार ने उसकी जान पहचान हुई थी, जो वर्तमान में बिहार के सासाराम में गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी में परीक्षा विभाग में कार्यरत है। युवती को उसके पहले पति द्वारा घर से निकाल देने के पश्चात आरोपी राहुल कुमार उसे अपने साथ रखने लगा। विरोध करने पर उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दिया, जिसके बाद आरोपी युवक के साथ वह वर्ष 2013 से लिव इन में रहने लगी। वर्ष 2021 में शादी की बात कहने पर आरोपी युवक राहुल कुमार ने उसे जबरन जहर खिला दिया, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में सासाराम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से स्वस्थ होकर लौटने के बाद वह महिला थाने में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई। एक लड़का है राहुल कुमार गुप्ता, जो कि 8 साल से मेरे साथ रह रहा था और अब वो बोल रहा है तुमको पहचानते ही नहीं है। इतना दिन से शादी का बोल रहा था, शादी करेंगे हम। 2010 में मेरा शादी पहले से हो चुका था और तब भी वो मेरे साथ सारा संबंध रखा, बोला उसको छुड़वा दिया। अब बोल रहा है कि तुमको हम रखेंगे ही नहीं। उसकी वजह से मेरे हस्बैंड घर से निकाल दिए। तब से 2013 से लेकर 2021 तक साथ में रख रहा मेरा। हमको अपने घर भी बुलाता था सासाराम में, जहाँ वो जॉब करता है वहाँ रखता भी था। अब बोल रहा तुमको नहीं कभी बुलाया है, जहर तक खिला दिया वो हमको सासाराम में। कल वो आया भी तो कुछ भी सुनवाई नहीं, डायरेक्ट बोल रहा है पुलिस के सामने कि हम नहीं जानते, फिर भी उसको डेट पे डेट दिया जा रहा है। किस वजह से? अब क्या बोले हम, मेरा कोई भी नहीं है, ना माँ बाप भाई, किसी से बात भी नहीं करने देता था, कोई है भी नहीं। कंप्लेन 2 मंथ पहले क्या बोले? बोले यही कि हो जाएगा 2 बार नोटिस भी गया, नोटिस पे वो नहीं आ रहा था। अगले इस बार आया तो उसके साइड में बोला जा रहा था, मेरे साइड में तो कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है। अभी तक 8 साल से बना रहा था वो, 2013 से लेके 2014 से अभी तक। जब हम उसको मना भी करते थे हम नहीं आएंगे आपके पास, तो वो बोलता था नहीं आएगी तो हम तुमको मार देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के धनबाद गोविंदपुर मार्ग NH32 पर लाल बंगला के समीप जमीन विवाद में शनिवार को जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 युवकों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए SNMMCH लाया गया, जहां एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायल का कहना है कि वह लोग एक निजी कंपनी के कर्मी है तथा कंपनी के आदेश पर काम करने गए हुए थे। इसी दौरान एकजुट होकर आधा दर्जन लोग घटनास्थल पर पहुंचे। उन लोगों ने कर्मियों से कार्य करने के लिए एवज में रंगदारी की मांग की, साथ ही जमीन पर जबरन रास्ता बनाने लगे, जिसका विरोध करने पर मारपीट की घटना हुई। घटना के बाद मौके पर गोविंदपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, जो कंपनी कर्मियों को हिरासत में ले लिया था, परंतु उन्हें घायल देख इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। इस बाबत पुलिस का पक्ष अब तक नहीं मिल पाया है। क्या हुआ वहाँ पे लोग जमीन बेच लिया, फिर उसमें जबरदस्ती आकर रास्ता काट रहा है, तो हम लोग कंपनी में काम करने वाले आदमी हम लोग रोकने गए तो उसका साथ मारपीट किया, हमारा साथ भी मारपीट किया। किन लोगों ने मार किया आप लोग? वही CCTV फुटेज में सारा कैद है वहाँ। हम लोग मारपीट करने वाले कौन लोग? महताब है, आफ्ताब है,
खुर्शीद है। हाँ सर, दबंगे थाना वाला को भी बुला लिया तो वही लोग, हम लोग को थाना वाला तो उठा लिया था, फिर इसका हालत देख के छोड़ा। आज दिनांक 3 जुलाई 2021 को कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और धनबाद कोचिंग एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान के तहत एक आवश्यक मीटिंग गोल्फ टाउन में की गई, जिसमें मुख्य रूप से धनबाद के सैकड़ों शिक्षकों ने भाग लिया। जैसे कि ज्ञात हो, विगत 18 महीनों से कोचिंग संस्थान बंद है। कोरोना के कारण प्राइवेट शिक्षकों एवं कोचिंग संचालकों की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है, जिसका खोज खबर लेने वाला ना तो सरकार है ना कोई जनप्रतिनिधि। आज झारखंड में अनलॉक के तहत सारे के सारे सेक्टर को खोल दिया गया है, चाहे वह मॉल हो या सिनेमा हॉल या जिम हो या पार्क हो, परंतु कोचिंग संस्थान आज भी बंद है, जिसके कारण कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों तथा उसमें कार्यरत कर्मचारी जो पूरे झारखंड में हजारों की संख्या में बेरोजगार की ओर अग्रसर है और सरकार तत्काल कोई निर्णय नहीं लिए तथा कोचिंग और शिक्षण संस्थानों को नहीं खोले गए तो सारे शिक्षक भूखमरी के शिकार हो जाएंगे तथा ऐसी परिस्थिति में हुए अपने जान भी गंवा बैठेंगे। बैठक में कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनोज सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कल रांची में शिक्षा मंत्री से मिलकर शिक्षकों की स्थिति से अवगत कराया हूं तथा शिक्षा मंत्री हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर हमें आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द कोचिंग को खोला जाएगा। साथ ही साथ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पिछले साल से वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण शिक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ा है। सभी हितधारक यानी छात्र, उनके माता पिता और शिक्षक देश भर में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। वर्तमान परिस्थितियों के कारण शिक्षा की सुविधा के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन यह केवल मेट्रो शहरों में प्रभावी और केवल समाज का आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थान और शिक्षित व्यक्ति है जो चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए अपनी आजीविका के लिए निजी ट्यूशन पर निर्भर है। ये उल्लेख करना उचित है कि 5 करोड़ से अधिक भारतीय नागरिक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजी रोटी के लिए उद्योग पर निर्भर है। यह मॉडल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देश भर में आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप है। शिक्षक कोचिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन के राज्य कार्यकारी निकाय के माध्यम से देश भर के शिक्षकों के साथ चर्चा की हमारी श्रृंखला पर हम सरकार से इस देश की शिक्षा बिरादरी से निम्नलिखित अनुरोधों को स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में शिक्षकों को ऑनलाइन सत्र आयोजित करने, परीक्षाओं का मूल्यांकन करने और शिक्षाविदों से संबंधित विभिन्न अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए स्कूल कोचिंग जाना पड़ता है। इसलिए शिक्षकों को फ्रंटलाइन कार्यकर्ता घोषित किया जाना चाहिए और उन्हें टीकाकरण कार्यक्रम में वरीयता दी जाए। आखिर आप 18 महीना में सब चीज के लिए गाइडलाइन बनाए, शिक्षा के लिए कोई गाइडलाइन क्यों नहीं बनाए? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये दोहरी नीति क्यों, शिक्षकों के साथ क्यों? क्वेश्चन है, आप मॉल खोले हैं, सैलून खोले हैं, जूते की दुकान खोले हैं, आप बताइए जहां पर हाट लगा हुआ है, शिक्षित अशिक्षित सभी प्रकार के लोग जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो भी बच्चे आएंगे या तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएंगे या तो शिक्षक शिक्षित नहीं है। कहने का मतलब शिक्षक शिक्षित नहीं है इसलिए नहीं खोल रहे हैं आप। हम लोग शिक्षित होते हुए भी हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन आराम से कर सकते हैं। मॉल में कौन बच्चा जाएगा? आपके पास कोई डाटा नहीं है। हमारे पास कौन बच्चा आएगा? सारे बच्चे का डाटा कहाँ से आ रहा है? कितना देर हमारे संस्थान में रुकेगा, कितना देर क्या पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो घर जाएगा, ये सारा रिकॉर्ड है, लेकिन आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। सरकार सबसे पहला बात यह है कि कोचिंग संस्थान को शिक्षण संस्थान के साथ जोड़ के एक स्कूल के जैसा तुलना कर देती है, जबकि शिक्षण संस्थान बिल्कुल अलग है। ये शिक्षण संस्थानों में झारखंड नहीं देश के कई बेरोजगार अपना जीविका चलाते हैं, जो सरकार से कभी भी अपना जॉब के बारे में या अपना रोजगार के बारे में नहीं देते। ये अपने बेरोजगारी को दूर करने के लिए आत्मनिर्भर बन के देश को सुदृढ़ करते हैं, समाज को सुधारते हैं। हमको आज ये आश्चर्य लग रहा है कि सारे सेक्टर को खोलने के पीछे, चाहे वो मॉल हो चाहे जिम हो, क्या सिनेमा हॉल हो, उस सेक्टर को खोलने के पीछे क्या रीजन हो सकता है कि कोचिंग को नहीं खोला जाए? कोचिंग के जो बच्चे आते हैं वो फिक्स होते हैं, क्लास में जो बच्चे होते हैं उसकी एंट्री फिक्स होती है, उसका एड्रेस प्रॉपर तरीके से होते हैं। सब कुछ रहने के बावजूद भी सरकार एक तरह से बोला जाए बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है। भाजपा युवा मोर्चा के केंद्रीय निर्देशानुसार भाजपा युवा मोर्चा द्वारा विभिन्न शनिवारों को बाजारों, चौक चौराहे में घूम कर प्लास्टिक बैग मुक्त
भारत कराने को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया, जिसके तहत भाजपा युवा मोर्चा द्वारा हल्दी पोखर के सबसे बड़ा साप्ताहिक बाजार होने के कारण प्रत्येक दुकानों में घूम कर दुकानदारों से यह निवेदन किया कि क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त करने में सहयोग प्रदान करें। आप न तो प्लास्टिक में किसी प्रकार का वस्तु ग्राहक को दे और न ही ग्राहक द्वारा लाए गए प्लास्टिक के बैग में सामान दे। क्षेत्र को स्वच्छ बनाने में और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में सहयोग करे। इसको लेकर भाजपा युवा मोर्चा के मनोज सरदार एवं गणेश सरदार के नेतृत्व में हाथों में तख्ती एवं झंडा लेकर दुकानदारों एवं ग्राहकों को जागरूक करते दिखाई दिए। गणेश सरदार द्वारा दुकानदारों को बताया गया कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही घातक है। यह मिट्टी में जाकर गलता नहीं है, जिसके कारण मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो रहा है। आप सभी क्षेत्र को स्वच्छ रखने में, वातावरण को शुद्ध रखने में सहयोग करें। वहीं गणेश सरदार का कहना था कि प्लास्टिक से निकलने वाले जहरीला केमिकल से जल प्रदूषित हो रहा है। वहीं प्लास्टिक में रखे वस्तुओं को जानवर खा रहे हैं, जो पेट में जाने के बाद गलता नहीं है, जिसके कारण कुछ ही महीनों में जानवरों की मौत हो रही है। आप सभी प्लास्टिक को उपयोग पर प्रतिबंध लगाए, जिससे हम सब स्वस्थ जीवन जी सके। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के निर्देश अनुसार आज भारत को प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत आज लोगों को हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इसके तहत हम लोग आज हाता में और हल्दी पोखर में प्रत्येक दुकानदार के पास, मछली दुकान हो, सब्जी दुकान हो या फल दुकान हो, सब दुकानदारों के पास जा करके हम लोग दुकानदारों से अनुरोध किए कि आप लोगों को, जनता को जितना हो सके बैग में दीजिए, थैला में दीजिए, प्लास्टिक का प्रयोग कम कराइए। और उसके साथ ही साथ हम यहाँ के माता बहनों और लोगों को से भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी घर से अपना बैग और थैला लेकर के आए और प्लास्टिक का जितना कम प्रयोग हो और प्रयोग नहीं करें तो अच्छा है। CTA Aviation and Hospitality Management, Air Hostess, Cabin Crew, Ground Staff, Training Institute now in Jamshedpur. Training and job placement guaranteed. Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 90733229। झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी और लॉकडाउन में बिना क्लास की ट्यूशन फीस में 10% से ज्यादा बढ़ोतरी के खिलाफ और स्कूलों पर सरकार द्वारा नकेल कसने की मांग और मनमाना फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर झारखंड अभिभावक संघ ने मुहिम छेड़ रखा है। झारखंड अभिभावक संघ अपने मुहिम 7 वार 7 गुहार के तीसरे दिन रांची के विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह के आवास पर मौन प्रदर्शन किया और ज्ञापन की कॉपी विधायक को सौंप विधायक से इस पर समर्थन की मांग की, ताकि लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से गुजर रहे झारखंड के अभिभावकों को थोड़ी राहत मिल सके। वहीं इस अवसर पर सीपी सिंह ने कहा कि अभिभावकों की पीड़ा को समझ सकते हैं। आज हर व्यक्ति कोरोना के समय परेशान है। एक विधायक के नाते जो भी प्रयास हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों के ऊपर लगाम लगाने की पहल सरकार को करनी चाहिए। साथ ही कहा कि रांची उपायुक्त के द्वारा आदेश निकालकर वापस लेना जांच का विषय है, जिसकी जांच होनी चाहिए। राज्य का हर तबका कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। खर्च बढ़े हैं और आमदनी कम हुई है। ऐसी आर्थिक अस्थिरता के दौर में अभिभावकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जहां घर खर्च तक चलाना मुश्किल हो रहा है, वहां निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस के वसूली के शिकार भी होना पड़ रहा है। नए एकेडमिक ईयर में 12% तक फीस बढ़ोतरी कर दी गई है। बढ़ी हुई फीस के अतिरिक्त स्कूल कई प्रकार के शुल्क भी चार्ज कर रहे हैं, जैसे एनुअल चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, गेम्स चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज, सीसीटीवी चार्ज, स्कूल चार्ज, एसएमएस चार्ज, मेडिकल चार्ज, आउटरीच चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज,
आदि कोरोना की पहली लहर के दौरान सत्र 2020 से लेकर 2021 के लिए फीस वृद्धि पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी। सरकार ने आदेश दिया था कि जब स्कूल नहीं खुलेगा तब तक केवल ट्यूशन फीस ही लेनी होगी, मासिक ट्यूशन फीस में भी वृद्धि नहीं करनी है। यह निर्देश उन स्कूलों के लिए था जो ऑनलाइन क्लास चला रहे थे। जो स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित नहीं कर रहे हैं उन्हें ट्यूशन फीस भी नहीं लेनी है। लेकिन यह सत्र 2021 से लेकर 2022 के लिए सरकार ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया, जबकि स्कूल अब भी नहीं खुले हैं और ऑनलाइन कक्षाओं का ही संचालन हो रहा है। ऑनलाइन क्लास के मामले में भी विगत 1 वर्षों में इन स्कूलों के द्वारा किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया। अभिभावकों की पीड़ा है जो हम अपने जनप्रतिनिधि के सामने लेकर के आए हैं और अपने जनप्रतिनिधि को उन भावनाओं से हम अवगत कराना चाहते हैं, ताकि जो जिन जनप्रतिनिधि को हम लोग को चुन करके चाहे असेंबली भेजते हो या पार्लियामेंट भेजते हो, कम से कम उनका भी दायित्व बन जाता है कि कम से कम ऐसे समय में अपनी जनता की आवाज बने हो। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम लोग गुहार लगाने, क्योंकि आज तीसरा बार है, 3 दिन हम लोग का कार्यक्रम आज होने जा रहा है, 7 दिन तक लगातार ये चलेगा। और इस तरीके से एक एक जनप्रतिनिधि के पास जाकर के, राज्य सरकार के मंत्री के पास जाकर के हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम हमारी भी बातें वो सुने। एक अभिभावक की जो पीड़ा है, अभी पैंडेमिक में जिस तरीके से लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन बेरोजगारी की हालात भी वो देखे। आज देख रहे हैं कि बड़े बड़े संस्थान बंद हो रहे हैं। उन परिस्थितियों में जो आम जनता जो प्राइवेट पहले जो जॉब करती थी, जो पहले काम करते थे, जहाँ पे पहले वो दुकान लगाते थे, वो सारी चीजें आज बंद हो गए हैं इस कोरोना के काल में। तो इन परिस्थितियों में अपने बच्चों का फीस कैसे भरे? 12 तक वही पढ़ रहा। हर साल एडमिशन का पैसा आप क्यों लीजिएगा? एक बार एडमिशन ले लिया, लेकिन हर साल एडमिशन का पैसा, हर साल फीस बढ़ेगा, हर साल बिल्डिंग फंड, हर साल पुपिल फंड और तरह तरह का जो फंड होता है वो क्रिएट करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं अजय राय जी को धन्यवाद देता हूँ, झारखंड पेरेंट एसोसिएशन को, कि कम से कम इनके नेतृत्व में आवाज उठ रही है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार को कड़ी नीति भी बनानी होगी, और सिर्फ नीति नहीं बनानी होगी बल्कि प्राइवेट स्कूलों के साथ कड़ाई से पेश आने की भी जरूरत है। अन्यथा ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेगी और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम देश के 6 राज्यों के शहरों में चल रहा है, जिसमें झारखंड की राजधानी रांची भी है। राजधानी रांची सहित तमाम लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। 1 जनवरी 2021 को रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसके तहत पीएम ने अगरतला त्रिपुरा, रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात और चेन्नई तमिलनाडु में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। योजना के मुताबिक हर शहर में इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण किया जाना है। इन्हें 1 साल के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी रांची में विरोध के बाद सॉइल टेस्ट हुआ और सॉइल टेस्ट के बाद अब निर्माण कार्य शुरू हो गया है, जिसका जायजा लेने के लिए नगर विकास सचिव, एसडीओ रांची नगर आयुक्त सहित तमाम लोग धुरवा पहुंचे। मामले की जानकारी देते हुए नगर विकास सचिव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत पूरा कारपेट एरिया 34.50 वर्ग मीटर में होगा। इसके तहत 14 मंजिला टावर बनाए जाएंगे। कुल 1040 फ्लैट तैयार होंगे। हर फ्लैट 415 वर्ग फुट का होगा और रांची में भी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही साथ अब तक तकरीबन 30 से ज्यादा आवेदन भी आ चुके हैं। निर्माण को लेकर नगर विकास सचिव ने एक नई बात बताई कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जाएगा। साथ ही साथ एक कम्युनिटी हॉल का भी निर्माण कराया जा रहा है। बहरहाल शहरी गरीबों के आवास का सपना लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत पूरा होगा और विरोध के साथ शुरू हुए इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट में अब निर्माण कार्य में तेजी पकड़ ली है, जो राहत भरी 1 जनवरी को इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर किया था। उसके बाद बीच में कुछ स्थानीय समस्याएं आई थी, उसके बाद कोरोना आ गया। उसके बाद हम लोगों ने इस कार्य को शुरू किया और ये बिल्कुल असाधारण नई टेक्नोलॉजी पे इसका बनना है। और ये जो करीब 8 एकड़ में फैला हुआ यह प्रोजेक्ट है, इसमें मात्र 2 एकड़ में ही घर बनेंगे, बाकी पूरा 6 एकड़ एकदम खुला खुला होगा, तो काफ़ी ओपन होगा। और इसके अंदर में 6 पार्क होंगे जो कि बच्चों के खेलने के लिए होंगे। यहाँ पे करीब 1000 घर होंगे बच्चे के लिए। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष है राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश के जनजाति समाज के कल्याण
और उत्थान के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत निवासी वनों पर अधिकारिता अधिनियम 2006, जिसे वन अधिकार कानून के नाम से जाना जाता है, और संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायती राज प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 को पारित हुए लगभग 2 दशक बीत चुके हैं, लेकिन उपयुक्त दोनों कानूनों के क्रियान्वयन की दिशा में राज्य सरकारों की उदासीनता तथा असहयोगात्मक रवैये की वजह से जनजातीय समाज को उपयुक्त कानूनों का अभिष्ट लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह अत्यंत गंभीर विचारणीय विषय है। आगे उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जनजातीय समाज को वनों पर अधिकार देने के लिए गंभीर पहल की जा रही है। साथ ही केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों का मंत्रालय एवं केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं मौसम विभाग मंत्रालय द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से समान नियमों के समांजन करते हुए संयुक्त रूप से क्रियान्वयन की नितांत की आवश्यकता है। जनजाति का जीविकों का साधन फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही होता था, उस पर वो आश्रित थे। लेकिन उन दिनों में इस प्रकार से कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिसके चलते जो स्वतंत्र रूप से उनके प्रबंधन इस प्रकार से फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए वो नहीं रहा, और जनजाति समुदाय कई चीजों से वंचित रहे। आप लोगों को पता है देश में जनजाति समाज को वनों का अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार ने जो पहल करने चाहिए थे वो पहल नहीं कर पाए। शनिवार को राजनगर प्रखंड के खैरवानी गांव में एकलव्य आदर्श मॉडल विद्यालय के निर्माण हेतु शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम उपायुक्त श्री अरवा राजकमल ने माननीय केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री अर्जुन मुंडा, माननीय कल्याण एवं परिवहन मंत्री सरायकला विधायक श्री चंपई सोरेन एवं कोल्हान क्षेत्र के प्रमंडलीय सांसद श्रीमती गीता कोड़ा को पुष्पगुच्छ एवं शॉल देकर कार्यक्रम में स्वागत किया। इसके पश्चात सभी अतिथि एवं ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार तथा उपायुक्त ने संयुक्त रूप से शिलान्यास पट का उद्घाटन किया। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसे ज्यादा लंबा ना खींचा जाए। 2 साल अगर टारगेट है तो 2 साल के अंदर इसे बन जाना चाहिए और सीधे यहाँ की जनता को हैंडओवर हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी 30 तारीख को जो मीटिंग थी उस पर हमने देखा कि कई जगह काफी विलंब हुआ है, तो ऐसे में वहाँ की जनता का नुकसान होता है, सरकार का पैसे की बर्बादी होती है। तो इसलिए ऐसी योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करके लोगों को समर्पित कर देना चाहिए। और क्योंकि अभी यहाँ हमारे मंत्री जी भी हैं, तो मैं सभी अभिभावकों की ओर से उनसे ये बात कहना चाहूँगी, अभी मैं बात भी कर रही थी कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। क्योंकि हमारे बच्चे, क्योंकि ये 6th क्लास से चलेगा, तो हमारे बच्चे 1 से लेकर 5 तक ग्रामीण स्कूलों में पढ़ते हैं और उनका पढ़ाई का स्तर मुझसे बेहतर आप सभी जानते हैं कि उनका पढ़ाई का स्तर कैसा होता है। तो इसमें कैसे सिलेक्शन कमेटी होगी ताकि उसका लाभ यहाँ के आदिवासी बच्चों को मिले, तो इस पर भी जरूर एक विचार बनना चाहिए। ये राज्य सरकार, हेमंत सोरेन सरकार इसी क्षेत्र में जमीन की व्यवस्था दी आज सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, ताकि यहाँ का विद्यार्थी छात्र छात्राएँ अच्छा सुविधा पढ़ाई में मिले, ताकि इस प्रदेश के लिए, देश के लिए एक पहचान बने। इंडिया 75वां वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में जनजातीय क्षेत्रों के लिए शिक्षा में एक नई क्रांति का उद्घोष करना। भी लोगों को यह आह्वान करता हूँ कि देखिए, हम वैक्सीन लेकर के अपने को सुरक्षित करें। और अभी बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के उत्साहित भी हैं कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन। विशाल साड़ी, हमारे यहाँ साड़ी, कुर्ती, लहंगा चुनरी, लहंगा साड़ी, ब्लाउज और भी वैरायटी उपलब्ध है। हमारे पास अच्छे क्वालिटी के ड्रेस मटेरियल्स उचित मूल्य पर उपलब्ध है। शादी हो या कोई भी पार्टी, अच्छे ड्रेसेस लेने के लिए जल्द आए विशाल साड़ीज। हमारा पता टापड़िया बिल्डिंग, स्टेशन रोड, जुगसलाई, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 6200115131 9570365100।
Quality is our identity.